अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपने पांचवें पार्ट के साथ सर्बिया से बोस्निया का सफ़र जो है वो किस तरह की मुश्किलात का है, क्या क्या रास्ते में ख़तरात हैं, क्या क्या जान का ख़तरा होता है वहाँ पे, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने जो यूनान से सर्बिया का सफ़र आपको बताया था, जंगलात का सफ़र बहुत मुश्किल था वो सफ़र। तो बताने का मकसद आपको फिर वही है, हर पार्ट में मैं बताता हूँ स्टार्ट में कि बताने का मकसद ये है, मेरा ये पार्ट्स बनाने का ये मकसद है कि आप लोग इस रास्ते पे बिल्कुल भी ना आए। ये ख़तरनाक रास्ता है, इन रास्तों में जान का ख़तरा है और बहुत ज़्यादा आपको तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोग कोशिश करें कि बाई एयर यूरोप जाएं। बाई एयर यूरोप जाने का आपको बहुत फ़ायदा है, उसमें आपको ज़लालत नहीं उठानी पड़ती, जाके आपको सेटल होने में टाइम कम लगता है। लेकिन ये जो डैंकी लगाते हैं ना लोग, इलीगल जाते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग, ये बहुत मुश्किल है। आप किसी भी मुल्क में इलीगल जाओगे तो आपको वहाँ पे वो अच्छा तो सलूक नहीं करेंगे आपके साथ। जैसे आप किसी के घर में दाखिल होते हैं इजाज़त के बगैर, तो वहाँ एंटर तो आप नहीं होने देंगे, आपको कोई भी अपने घर एंटर नहीं होने देता, क्योंकि सिस्टम ऐसे बने हुए हैं। अब सरहदें सील हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मारते हैं, पीटते हैं। तो इसी तरह से भी कोई भी सरहद आप क्रॉस करेंगे तो ये एक इलीगल काम है इसमें, इसलिए आप वीज़ा के थ्रू जाएं और बाइज़्ज़त तरीके से जाएं। सर्बिया से बोस्निया का सफ़र जो है वो भी जंगलात का ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जब यूरोप शुरू होता है यूनान से आगे, सारे ज़्यादातर जंगलात ही हैं हर तरफ। तो वहाँ पे जानवर भी खाने वाले होते हैं, आपको मार सकते हैं वो। उसके अलावा वहाँ पे अगवा भी हो सकते हैं, आपको भी मार सकता है पैसे की खातर, पैसे भी छीन लेते हैं। और कठिन सफ़र है, पाँव की बुरी हालत हो जाती है, बंदे की अपनी बुरी हालत हो जाती है, खाना कम होता है बंदे के पास, पीना पानी का बड़ा मसला होता है रास्ते में। ये जोड़ों से पानी पीते हैं लोग जो ये जाते हैं ना गैर कानूनी तरीके से। तो शहरों में से तो नहीं जाते, आपको पता है जंगलों में से जाना है, तो वहाँ पे भूख से भी लोग मरे हैं, पानी की वजह से भी मरे हैं, पानी नहीं मिला, बीमारी की वजह से मरे हैं। पाँव इस कदर आपके फंगस हो जाती है पाँव के नीचे और ये उंगलियों में कि आप लोग चलते हैं तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। पाँव का नीचे वाला सारा मांस जो है वो ख़राब हो जाता है। मेरे पास पिक्चर्स हैं, आपको मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में वो दिखाऊं, लेकिन वो देखने वाली नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब बुरा हाल होता है बंदे का। तो कंडीशन, बंदा सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, पैसे का भी ज़्यादा है, जान भी जाती है, लोग मरे भी हैं रास्ते में बहुत ज़्यादा। आपने सुना होगा, न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ये न्यूज़ में जो सुनते हैं वो मतलब कम तादाद होती है, इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा तादाद में लोग मरते हैं रास्ते में। तो इससे कई गुना ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं रास्ते में। तो इसलिए मेरी तो नसीहत यह है कि आप इलीगल मत जाएं बिल्कुल। आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है मुश्किलात का, कि जो लोग, जिन लोगों का इरादा है जाने का, वो अपना इरादा तय करें और कोई और रास्ता अख्तियार करें, बाई एयर जाएं। तो जी सर्बिया से बोस्निया आपने वहाँ से पहुँचते हैं, लोग पहुँचते हैं लोजनिका। ये जब सर्बिया से चलते हैं तो लोजनिका आता है शहर, वहाँ पे एक नहर आती है। वो नहर जो है वो सर्बिया और बोस्निया के दरमियान में एक बॉर्डर का काम करती है। उस नहर पे लोगों ने, वहाँ पे जो एजेंट वगैरह हैं या जो माफिया है वहाँ पे, जब जो वहाँ के मकामी लोग हैं जो स्मगलर हैं इंसानों के, उन्होंने कश्ती, ये हवा वाली कश्ती रखी होती है। इस पे आपको जैसे ये दरिया नहीं पार करवाते, आपने यहाँ पाकिस्तान में भी देखा होगा कई जगह पे दरिया होते हैं तो पुल वगैरह नहीं होता, इतना लंबा बना होता, ये
ऐसे इलाके होते हैं जो बैकवर्ड से इलाके होते हैं, वहाँ पे दरिया पे पुल नहीं होता, तो लोगों को कश्ती में, बेड़ी बेड़ी उसको कहते हैं, उसमें लोगों को पार करवाते हैं और पैसे लेते हैं। तो वहाँ पे जो लोजनिका से जो नहर है, एक काफ़ी बड़ी नहर है, तो वो क्रॉस करनी पड़ती है आपको। वो क्रॉस करने के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते, आगे नहीं जा सकते। बोस्निया और सर्बिया के दरमियान में एक बॉर्डर ही है वो लोग पैसे लेके आपको पार करवाते हैं, तकरीबन 100 यूरो, 150 यूरो, इस तरह के इतने पैसे लेते हैं वो। मतलब 25-30 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बनता है, जो वो सिर्फ नहर पार करवाने का लेते हैं वहाँ से। जब आप नहर वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं तो आगे शुरू हो जाता है जी, बोस्निया का इलाका शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक साथ बॉर्डर है किस्म का। जिस तरह यूनान और तुर्की के दरमियान में नहर है ना, वो बॉर्डर ही है, तो ये भी एक नहर है जो सर्बिया और बोस्निया के दरमियान है। ये एक बॉर्डर का काम करती है, बॉर्डर ही है। इसको क्रॉस करने से आप एंटर हो जाते हैं बोस्निया के अंदर। बोस्निया से आगे जनाब ये सफ़र आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ से जो है लोग जाते हैं जो इलीगल जाते हैं तुज़ला किसी तरह कुछ तुज़ला पहुँचते हैं, कुछ किसी एजेंट के थ्रू पहुँचते हैं, कंटेनर में पहुँचते हैं, ट्रेन पे पहुँचते हैं, जैसे भी किसी का काम बनता है वैसे वो जाते हैं। कुछ पैदल भी जाते हैं, तो पैदल काफ़ी लोग जाते हैं, ग्रुपों की शक्ल में जाते हैं। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो पैदल भी आपको गेमें लेके जाते हैं वहाँ से जितना 500 यूरो, 1000 यूरो, 700 यूरो, 300 यूरो, जैसे भी आप डील कर सकते हैं कुछ, तो वो आप पर है, जो उस टैंक उसके ऊपर है जो वहाँ पे लेके जाता है। एजेंट वगैरह जाते हैं साथ, तो पैदल भी लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। 5-5 दिन, 10-10 दिन पैदल चलना पड़ता है इटली तक पहुँचने के लिए। 10-10 दिन पैदल चलना पड़ता है, सुबह रात और दिन 10 चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत बुरी हालत होती है। खाना ख़त्म हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर खाना ख़त्म हो जाए ना, तो वैसे तो पुलिस आपको ढूंढती है वहाँ पे। जब खाना ख़त्म होता है तो आप पुलिस को ढूंढते हैं, हमें गिरफ्तार करो, पीछे कैंप में फेंक दो। मतलब पता है कि खाना ख़त्म है, आगे भी पता है कि 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन का सफ़र है, अभी हमारे पास खाना नहीं है, जंगल में आप भटक गए हैं, आपको रास्ते का ही नहीं पता, लोकेशन का ही नहीं आपको पता, तो फिर उससे बेहतर है मरने से, भूख से मरने से बेहतर है गिरफ्तारी दे देते हैं। फिर कल तलाश करते हैं खुद ही जाके, कहीं पुलिस हमें पकड़ ले और वो हमें कैंपों में छोड़ आए, चलो कैंपों में खाना तो मिलेगा, दोबारा तैयारी करके आ जाएंगे। इस तरह ट्राइयाँ करते रहते हैं लोग, पहुँचते हैं, कुछ वहाँ पे रह जाते हैं। जैसे भी है कि किसी को टाइम साल लगता है, किसी को 6 माह, किसी को 2 माह स्टे करना पड़ता है। सर्दी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सर्बिया के जो कैंप होते हैं वहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते आगे। ये सर्दियों का 2-3 माह होते हैं ना, 3-4 माह, ये तकरीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3-4 माह होते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, आप मूव ही नहीं कर सकते। वो फिर कैंपों में लोग रहते हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे, जैसे भी है वो इंसानी हकूक़ के लिए जो तंजीमें होती हैं वो वहाँ पे लगे होते हैं। वहाँ पे औरतें बच्चे रह रहे होते हैं, साल लोग कैंपों में रहते हैं, फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं, निकलते हैं जी, मूव करते हैं अफ़गानिस्तान से इधर उधर, उस वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, छोटे छोटे कंट्री हैं, वहाँ से लोग जो जाते हैं वो साल रहते हैं जी कैंपों में, 6-6 माह गुजार देते हैं। खाना मिलता है फ्री में, और बस जलाल बच्चों को भी, आपको भी, खुद को भी जलील करते रहते हैं। ये सारा सिस्टम वहाँ पे चलता रहता है। तुज़ला पहुँचते हैं जी, तुज़ला से आगे फिर जाते हैं, कोशिश होती है हर बंदे की, बिहाज भी उनका कैंप लगा हुआ है। बिहाज जो है वो एंड पे चला जाता है, बोस्निया को क्रॉस करके ना, मतलब बोस्निया का जो है एरिया है वो उसके आगे एंड पे क्रोएशिया के बॉर्डर के पास बिहाज वहाँ ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है, क्योंकि वो बिहाज जो है वो क्रोएशिया के बॉर्डर के थोड़ा सा करीब हो जाता है, इसलिए कोशिश होती है कि ये बिहाज चले जाएं। लेकिन रास्ते में ख़तरात वही होते हैं, लूटते हैं, इनको लूट भी लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल वहाँ, जान को ख़तरा होता है। बिहाज में जी कैंप है एक मिराल कैंप, वहाँ से लोग जाते हैं मिराल कैंप में। मिराल कैंप जो है बिल्कुल क्रोएशिया बॉर्डर के साथ है।
तो मिराल कैंप में जो बंदा पहुंच जाता है उसके लिए आगे मूव करना फिर आसान होता है। तो बिहार से आगे है मिराल कैंप। मिराल कैंप में फिर स्टे करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग एजेंटों के साथ मौका करते हैं, कुछ खुद ही लोग डैंकी लगाते हैं वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल एजेंटों के साथ लगाते हैं, थोड़ा सा उनको रास्ते का पता होता है, वो थोड़ा सा आसान हो जाती है। आसान तो नहीं कह सकते आप, मुश्किल ही है, वहाँ पे पकड़े जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो सबसे मुश्किल बॉर्डर जो होता है वहाँ पे वो जी क्रोएशिया का बॉर्डर है। वहाँ से वो कहते हैं ना चिड़ी भी पार मार नहीं सकती वहाँ पे, ऐसा है। ड्रोन कैमरे उनके पास हैं, हर वक्त ऊपर गश्त करते हैं। वहाँ पे उनका बॉर्डर के साथ जाली लगी होती है, जाली काट के जाना पड़ता है उसको, जाली को तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस फौज लगी हुई है जो आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देती। मुकद्दरों वाला बंदा है जो वहाँ से निकले, आगे पीछे सिक्योरिटी हो, कोई एजेंट ऐसा हो जिसको पता होगा किस वक्त सिक्योरिटी चेंज होती, जो भी हिसाब किताब वो लगाते हैं वहाँ पे। तो सबसे मुश्किल बॉर्डर क्रोएशिया का, अगर आपने क्रोएशिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो समझे कि आप पहुँच गए यूरोप इटली में। वो बॉर्डर सबसे मुश्किल है, वहाँ से सबसे ज़्यादा गेम पकड़ी जाती है। वो आपको बहुत मुश्किल से क्रॉस करना पड़ता है, बहुत मुश्किल आते हैं। फिर वो मारते बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, इतने ज़्यादा मारते हैं आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं हर एपिसोड में एक बताता होता हूँ आपको कि क्रोएशिया के बॉर्डर के ऊपर उनके उसके जो क्रोएशिया के जंगलात हैं वहाँ पे एक ग्रुप है उनका, फोर्स का ग्रुप है, वो बिल्ला फोर्स उसको कहते हैं। बिल्ला बिल्ला के नाम से मशहूर हैं, वो बिल्ले बिल्ले से हैं। तो बहुत कद आमद हैं, बड़े बड़े कद हैं उनके, उनको एक बिल्ला फोर्स है, स्पेशल फोर्स है उनकी। तो वो मशहूर हो गई है बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में। ये जो भी जाते हैं ना इधर से, जो उनकी मार खाता है वो फिर जाके 10 मुल्कों में बताता है कि मैं पकड़ा था, मुझे बिल्ला फोर्स ने मारा था। वो हड्डियां तक तोड़ देते हैं बंदे की, उनको नहीं पता कहाँ लगती है, बिल्कुल बेरहम है वो। पूरे यूरोप में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेरहम वही फोर्स है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मारते हैं वो लोग, वो नहीं देखते। एक स्टोरी उनकी मैं सुनाऊंगा, अगली एपिसोड में आएगी, ये छठे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उनको। तो क्योंकि हम क्रोएशिया की वो फोर्स है, तो मतलब पुलिस फोर्स है, तो क्रोएशिया जाएं, मतलब पहुंचेंगे तो फिर आपको बताएंगे। क्रोएशिया इंशाल्लाह ताला अगली किस्त में हम जाएंगे। और अब बिल्ला फोर्स पे भी मैं एक डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। ड्रोन्स वगैरह उस बॉर्डर पे आम होते हैं, ड्रोन आपको नहीं बिल्कुल जाने देते, बहुत ही मुश्किल है। वो बॉर्डर क्रॉस कर लिए तो आप पहुंच गए इटली, अगर वो बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ तो आप वहीं पीछे ही हैं। सर्बिया में वो फेंक देते हैं, अब वहाँ से भी पकड़ के वो बोस्निया में नहीं फेंकते, वो क्रोएशिया बॉर्डर से पकड़ के आपको सीधा सर्बिया में, फिर सर्बिया से बोस्निया, बोस्निया से फिर क्रोएशिया, ये पूरा मुल्क फिर क्रॉस करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो लोग 10-10 ट्राइयाँ लगा के वहाँ पे बैठे हैं, 6-6 माह हो गए हैं उनको। तो इस वक्त तकरीबन बोस्निया कैंपों में 8 से 10 हज़ार रेफ्यूजीज पड़े हुए हैं इस वक्त भी, जो करंट सिचुएशन है ना, इसमें फैमिलियाँ भी हैं, लोग हैं। ये इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट आती है इंडिया से सर्बिया के लिए। वो इंडिया की फ़्लाइट वो डैंकी के लिए स्पेशली डैंकी होती है, उनको पता होता है, इंडिया गवर्नमेंट को भी पता है, सर्बिया गवर्नमेंट को पता है कि सर्बिया में वो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं। विजिट कोई भी नहीं करता वहाँ पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे कोई नहीं करता, उनको भी पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे जो सर्बिया में इंडियन आते हैं वो सारे के सारे डैंकी के लिए आते हैं। फिर भी वो फ्लाइट्स बंद नहीं हो रही। इंडिया से 12 लाख देते हैं सीधे सर्बिया, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे चले जाते हैं। यूरोप में इटली वगैरह जाने के लिए वो उनके लिए आसानी हो जाती है वहाँ से। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान वालों को होती है, जो ये तुर्की क्रॉस करते हैं, यूनान क्रॉस करते हैं, उसके बाद सर्बिया पहुँचते हैं, मकदोनिया बॉर्डर क्रॉस करके सर्बिया पहुँचते हैं। सबसे मुश्किल ये है इन लोगों के लिए जाना है यूरोप। इंडिया वालों के लिए जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इंडिया की वो फ़्लाइट्स वहाँ पे जाती हैं, रेगुलर जाती हैं। सब लोग वहाँ पे जाके पासपोर्ट उनके पास होते हैं। जो इधर से लोग जाते हैं पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से,
उन्होंने पैसे के मंगवाने होते हैं तो इंडियन लोगों के पासपोर्ट के ऊपर ही पैसे मंगवाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके कोई नहीं जाता टैंकी पे, इंडियन डायरेक्ट फ्लाइट पे जाते हैं, इसलिए वो पासपोर्ट उनके पास होता है। वो 100 यूरो अगर आपने मंगवाया घर से तो आप 10 यूरो वो लेते हैं इंडियन लड़के, या फिर जिसके पास, इंडियन के पास नहीं है पासपोर्ट तो जिसके पास भी हो, किसी भी कंट्री का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि इंडियन फ्लाइट के जरिए जाते हैं इसलिए इंडियन के पास ज़्यादा पासपोर्ट होते हैं लड़कों के पास। उनका यही काम है वहाँ पे, कुछ लोग तो वहाँ 6-6 माह स्टे करते हैं और 10-10 यूरो लेते रहते हैं वहाँ पे, वो फ्री में खाते रहते हैं, तो आगे वो पैसे जमा करके उन्हीं पैसों से आगे चले जाते हैं। ये वो ट्रेंड चला हुआ है, तो इसके पे भी हम डिटेल में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो व्यूवर्स, अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह क्रोएशिया और बोस्निया से आगे क्रोएशिया मतलब क्रॉस करके तो इटली पहुंच गए आप, तो अब अगले आगे हम क्रोएशिया कैसे जाते हैं, क्रोएशिया में क्या मसाइल हैं, वो आप डिस्कस करेंगे अगली किस्त में। बोस्निया से क्रोएशिया का सफ़र जो होगा तो लंबी हो रही है वीडियो बहुत ज़्यादा, इसलिए बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट और शेयर करें, ताकि मैं आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम बिला फोर्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे, इससे अगली किस्त में। शुक्रिया।